नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लैनेट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वन क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रीनल सिस्टम और रीनल सिस्टम के अंदर जो है वो नेक्स्ट वन डिज़ीज़ है अपनी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच। तो क्या कुछ होती है बीपीएच, इसके बारे में थोड़ा-सा अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वन अपनी डिज़ीज़ रहेगी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बीपीएच। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमेशा इससे रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। तो देखिएगा कि कुछ एक वर्डिंग है यहाँ पे, उसके रिलेटेड अपन बात करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो आपके सामने जो लिखा हुआ है बिनाइन, फर्स्ट वन जो लिखा हुआ है वो है बिनाइन। तो जो भी एनलार्जमेंट होता है, हाइपरप्लेजिया या फिर हाइपरट्रॉफी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बिनाइन और एक होती है मैलिग्नेंट। तो एक होती है बिनाइन और एक होती है मैलिग्नेंट। 2 प्रकार की जो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया होते हैं। बिनाइन जो होते हैं इसको अपन नॉन कैंसरस बोल सकते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट हमेशा जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग रीज़न जो होते हैं वो रहते हैं। तो बिनाइन होता है यानी कि ये कैंसर नहीं है। पहली बात अपन बात करें, बीपीएच इज़ नॉट ए कैंसर। अगर कैंसर होता है तो प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो होता है, खूब सारा होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बीपीएच जो होता है वो कैंसर जनरली प्राइमरीली नहीं होता है। नेक्स्ट वन बात करें प्रोस्टेट। नेक्स्ट वन जो है वो हमने लिखा है वर्ड इसके अंदर प्रोस्टेट। तो बिनाइन है क्या? प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट के अंदर जो है वो बिनाइन हुई है, यानी कि हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। 2 वर्ड हुए यहाँ पे, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब बोलें तो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। कोई भी सेल है अगर उसकी साइज बढ़ती है तो वो कहलाता है हाइपरट्रॉफी। एंड हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, तो वो जो है वो आपका कहलाता है हाइपरप्लेजिया। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो यहाँ पे अपने को जो क्या देखने को मिलेगी, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। तो अब होगा क्या उसकी वजह से? तो जैसा ये हाइपरट्रॉफी होगी तो यहाँ पे जो है वो यूरिथ्रा ब्लॉक हो जाएगी। यूरिथ्रा जिसके थ्रू जो यूरिन पास आउट होता है, उसका जो है वो पासवे नैरो हो जाएगा। यूरिथ्रा का पासवे जो है वो हो जाएगा आपका नैरो, और नैरो पासवे होगा तो उसकी वजह से जो यूरिन प्रॉपर्ली जो है पास आउट नहीं हो पाएगा। यूरिन पास आउट में जो है वो दिक्कत होगी, यूरिन एक्सप्रेशन में जो है वो प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी। तो अब देखिएगा होता क्या है जनरली, तो एक अपन डायग्राम के थ्रू जो है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ये जो कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जो है वो, यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो इस प्रकार से जो यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट होता है, या पेनिस से, और पेनिस के थ्रू जो है वो यूरिन पास आउट होता है। अब देखिएगा इसके चारों तरफ जो है वो एक, ये आपको जो यहाँ पे जो एक हिस्सा दिख रहा है, ये चारों तरफ जो है वो एक ग्लैंड है, और यही ग्लैंड जो है वो आपकी है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी ग्लैंड को अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिएगा कि नॉर्मली ये जो ग्लैंड है वो इस प्रकार से रहती है, और बीच में से जो यूरिथ्रा के लिए एक पासवे का फॉर्मेशन होता है, और इसी के थ्रू जो यूरिन प्रॉपर्ली जो है बॉडी से पास आउट होता रहता है। अब देखिएगा होगा क्या, जैसे ही यूरिन की हाइपरट्रॉफी होगी, तो देखिएगा प्रोस्टेट की जैसे ही जो है वो हाइपरट्रॉफी होगी, तो प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी की वजह से जो है वो ये जो यूरिथ्रा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर आएगा, प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज होगी, और जैसे इनलार्ज होगी तो या जो है बीच में जहाँ से यूरिथ्रा निकल रही थी, इस यूरिथ्रा के ऊपर जो प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर की वजह से जो यूरिथ्रा के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे कि प्रॉपर मात्रा के अंदर जो यूरिन का पास आउट नहीं हो पाएगा। यही जो है वो आपकी डिजीज कहलाती है बीपीएच। तो बीपीएच में होता क्या है? तो बीपीएच में देखिएगा नॉन कैंसरस, यानी कि कैंसर नहीं है। इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है साइज में इंक्रीज, विच इन्वॉल्व हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेटिक स्ट्रोमल। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेल के अंदर जो है वो बीपीएच होता है, तो स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल्स। एक तो आपकी स्ट्रोमल सेल होती है, और दूसरी जो है वो होती है आपकी एपिथेलियल सेल्स होती है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो वहां पे अपने को हाइपरप्लेजिया जो है वो देखने को मिलता है। ये जो है वो रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फेयरली डिस्ट्रिक्ट नोड्यूल इन ट्रांजिशनल जोन। एक बार क्वेश्चन आ रखा है तो बीपीएच कौन से जोन में होता है, तो प्रोस्टेट के ट्रांजिशनल जोन के अंदर जो है वो बीपीएच अपने को देखने को मिलता है।
इसकी वजह से जो है वो विच पुट्स ऑन नैरो द यूरिथ्रा, पुश करेगा और यूरिथ्रा जो है नैरो हो जाएगी और रिजल्ट इन रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ यूरिनरी फ्रॉम द ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो है वो फ्लो है वो रुक जाएगा। बात करें कि इसका कॉज क्या है, कॉज क्या है, तो कॉज से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज है। इसका मेन जो कॉज होता है वो होता है इंक्रीज DHT। अब DHT क्या होता है, तो DHT होता है डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। जब ये इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो प्रोस्टेट इनलार्ज होती है। अब देखिएगा डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन है क्या। अब देखिएगा अपनी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसको अपन बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, 5 अल्फा अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है DHT में। टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है किसमें, DHT के अंदर। और जैसे ही DHT के अंदर जो है वो इन्लार्जमेंट होता है तो स्ट्रोमल सेल के ऊपर ये काम करता है। स्ट्रोमल सेल एंड एपिथेलियल सेल के ऊपर ये काम करता है और उसको जो है वो क्या कर लेता है, इन्लार्जमेंट इनका करवा देता है। इन्लार्जमेंट इनका जो है वो अपने को देखने को मिलता है। अब बात करें अपन कि ये बना कैसे या ये बनेगा क्यों, तो देखिएगा जनरली जब तक रिप्रोडक्टिव एज अपन बोलते हैं, जनरली मेल के लिए कोई स्पेसिफाइड रिप्रोडक्टिव एज नहीं होती है। तो जब तक मेल जो है सेक्सुअली एक्टिव होता है तब तक जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी से पास आउट होता रहता है और उसकी वजह से जो है वो DHT का जो अमाउंट है वो क्या रहता है, बॉडी में कम रहता है। लेकिन जैसे ही मेल जो है वो सेक्सुअली इनएक्टिव होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में रहता है और उसके ऊपर काम करता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। और ये जैसे ही इसके ऊपर काम करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा DHT का। तो जैसे ही DHT का फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से जो है वो स्ट्रोमल सेल और एपिथेलियल सेल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया होगा और उसकी वजह से जो है वो अपने को देखने को मिलेगा BPH। याद रखिएगा BPH जो है वो मेनली ट्रांजिशनल जोन ऑफ प्रोस्टेट, ये जो है वो अफेक्ट करेगा किसको, ट्रांजिशनल जोन ऑफ प्रोस्टेट। और बात करें लोब की तो मिडल लोब, लोब के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा आपका, मिडल लोब। मिडल लोब को जो है वो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। बात करें रिस्क फैक्टर की कि इसके जो है वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, तो रिस्क जो है वो बात करें सेक्स में तो ओनली मेल में ही होगा, 100% मेल में है, फीमेल में तो होता ही नहीं है प्रोस्टेट, तो फिर होने के चांसेस भी नहीं है। बात करें एज की तो देखिएगा एज जो है वो कई सारी बुक में आपको मोर देन 50 ईयर जो है वो लिखी हुई मिलेगी। अब अगर अपन इसको जो है वो और डीपली जाना चाहें तो मोर देन 40 ईयर के बाद में अपन जो है वो प्रोस्टेट के जो है वो रिस्क फैक्टर को असेस करने लग जाते हैं। अगर जो है वो एज जो है वो एज जो है वो क्लाइंट की जो है वो आपकी है लेस देन 40, एज लेस देन 40 तो 10% चांसेज है BPH होने के। अब अगर जो है वो एज जो है वो आपकी है 40 to 50 ईयर तो जो है वो BPH होने के चांसेस रहेंगे 20%। एज अगर जो है वो है आपकी 50 to 60 ईयर तो BPH होने के जो चांसेस है वो रहेंगे 40%। नेक्स्ट वन बात करें अगर एज जो है वो आपकी है 60 to 90 ईयर तो BPH होने के जो चांसेस है वो रहेंगे आपके 70%। और जैसे ही मोर देन 90 ईयर एज है तो लगभग जो है वो 90% BPH होने के जो है वो चांसेस अपने रहते हैं। तो ये जो है वो कुछ एक आपके हो गए रिस्क फैक्टर। इसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो ये भी जो है काफी हद तक जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। इसके अलावा हैबिट्स, अगर पेशेंट जो है वो स्मोकिंग या फिर अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो उस पेशेंट के अंदर भी जो है वो अपने को BPS देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब जैसे ही जो है वो BPH की कंडीशन होगी तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको जो है पेशेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन जो है वो आपको देखने को मिलेगा रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। सिंपल सी बात है,
कि यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो यूरिन का रिटेंशन अपने को देखने को मिलेगा। सेकंड वन जो है वो एक चीज और देखने को मिलेगी, डिक्रीज स्ट्रीम ऑफ यूरिन। अब जो यूरिन की जितनी स्ट्रीम आ रही थी या जिस प्रेशर से यूरिन आ रहा था वो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे तो अनेबल टू कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टी। पेशेंट जो है वो यूरिनेशन के लिए जाएगा लेकिन कंप्लीटली जो है वो अनेबल रहेगा किसमें, ब्लैडर को खाली करने में। नेक्स्ट हम बात करें फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ड्रिबलिंग एंड हेजिटेंसी। ये चीज मैंने याद रखना अपने को कि एक तो जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, यूरिनरी अर्जेंसी होगी, यूरिनरी ड्रिबलिंग होगी और हेजिटेंसी होगी। हेजिटेंसी का मतलब होता है कि पेशेंट जाएगा वॉशरूम, यूरिन पास आउट करना चाहेगा लेकिन जो है वो पास आउट नहीं होगा। इसके अलावा और देखने को मिलेगा आपको डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, डिसयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी और सुप्राप्यूबिक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन जो आपको देखने को मिलेगा सुप्राप्यूबिक पेन, सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन, सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन। इसके अलावा हिमेचूरिया, हालांकि इतना मोर प्रोमिनेंट नहीं होता है हिमेचूरिया। पेशेंट के अंदर आपको और देखने को मिलेगा हिमेचूरिया, यूटीआई और उसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारी जो कुछ है वो चीज़ें आपको जो देखने को मिलेगी। बात करें अपन कैसे डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस करने के लिए जो है वो अपन वही हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो पेशेंट बताएगा सारा पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड। इसके अलावा जो है डीआरई करेंगे अपन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे अपन। तो अपने को हार्ड या इनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक स्पेशल जांच होती है पीएसए, पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो एक स्पेशल जांच होती है। ब्लड के थ्रू जो है वो अपन इसका सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल अपन लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आ रखा है, ब्लड सैंपल के थ्रू इसको जो है वो अपन परफॉर्म करते हैं। और क्वेश्चन आता है कौन सी ट्यूब के अंदर, तो येलो टॉप ट्यूब जो होती है उसके अंदर इसका सैंपल भेजा जाता है, येलो ट्यूब में, जिसको अपन प्लेन ट्यूब बोलते हैं। येलो ही जो है आपकी क्या होती है, प्लेन ट्यूब होती है, इसके अंदर भेजते हैं। नॉर्मल इसका जो लेवल होता है लेस देन 2 नैनोग्राम पर एमएल जो है वो इसका लेवल होता है। तो ये अपन करते हैं। इसके अलावा अपन प्रोस्टेट बायोप्सी कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, यूरिथ्रोमेट्री यूडीएस यूरिथ्रोमेट्री स्टडी कर सकते हैं। बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो अपन मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। बात करेंगे अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू। तो देखिएगा आपके सामने पिक्चर के अंदर दिख रहा है आपको कि पेनिस है और पेनिस है और पेनिस के अंदर जो है वो अपन ने एक जो रिसेक्टोस्कोप जो है वो इंसर्ट किया है। जो इमेज आपको दिख रही है ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको अपन बोलते हैं रिसेक्टोस्कोप। याद रखिएगा बीपीएच की सर्जरी के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, रिसेक्टोस्कोप को लेते हैं। यूरिथ्रा के थ्रू देखिएगा इसको अपन ने जो है वो क्या किया है, एंटर किया है, इसको एंटर किया अपन ने यूरिथ्रा के थ्रू। और ये जो प्रोस्टेट है यहाँ पे अपन इसका कर रहे हैं रिसेक्शन। तो सर्जरी आपकी कहलाती है TURP, ट्रांस यूरिथ्रल, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये जो है वो कहलाती है आपकी TURP सर्जरी। इसमें बाहर की तरफ कोई भी इंसिजन नहीं लगाया जाता है, डायरेक्टली जो है वो अपन क्या करते हैं कि रिसेक्टोस्कोप को जो यूरिथ्रा के थ्रू अपन एंटर करवाते हैं और जो है वो प्रोस्टेट को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रिमूव कर देते हैं। एक और सर्जरी होती है सेम टू सेम TUIP, ट्रांस यूरिथ्रल, ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजनल प्रोस्टेक्टोमी।
इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि ट्रांस यूरेथ्रा से जाते हैं और इसके अंदर आर में तो रिसेक्शन करते हैं और उसमें जो क्या करते हैं अपन इंसिजन लगाते हैं और उसके थ्रू जो इसको वापस अपन जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो आपका कहलाता है TURP या फिर TUIP। तो TURP जो है वो मेनली इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो TURP के बाद में जो है वो होती है। तो देखिएगा अपन करते क्या है कि ये जो है वो अपन परफॉर्म करते हैं, इसके बाद में थ्री वे ल्यूमन का एक जो कैटेटर एंटर करते हैं ब्लैडर के अंदर। थ्री वे ल्यूमन का कैटेटर जो ब्लैडर में जो एंटर करते हैं और यहाँ पे इसका जो बैलून है उसको जो है वो क्या कर लेते हैं अपन इन्फ्लेट करवा लेते हैं। अब देखिएगा ये बैलून अपन जो इन्फ्लेट करवाएंगे ये काम क्या करेगा, तो जहाँ पे अपन ने इंसिजन लगाया था वहां पे ये क्या करेगा कि एक पुलिंग फोर्स को जो है वो क्या करेगा इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे कि यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो कम हो रहेंगे। और जो ब्लीडिंग होगी वो इस कैटेटर के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगी, तो जिससे कि बॉडी के अंदर या यूट्रस के अंदर, सॉरी ब्लैडर के अंदर जो है वो किसी भी प्रकार के जो है वो क्लॉट बनने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको जो इमेज दिख रही है हो सकता है एग्जाम के अंदर जो इमेज रेट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। डिसेक्टोस्कोप देखिएगा, रेक्टोस्कोप अलग होता है एंड रिसेक्टोस्कोप जो है वो अलग होता है। ये जो है वो विजुअलाइज चैम्बर है, यहाँ से जो है वो क्या करता है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो विजुअलाइज करता है और ये जो हिस्सा होता है वो यूरेथ्रा के अंदर जो है वो इंसर्ट होता है। तो ये जो आपका कहलाता है रिसेक्टोस्कोप। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन। तो ये तो होगी आपकी माइनर सर्जरी। माइनर के अंदर जो है वो अपन ने की है TURP एंड TUIP। बात करें अपन मेजर सर्जरी की, तो मेजर के अंदर अपन करते हैं सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। फर्स्ट वन जो होती है वो होती है आपकी सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सेकंड वन होती है रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। एंड थर्ड वन जो होती है आपकी पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। अब देखिएगा मेन चीज यही है, इसके अंदर जो है वो अपन ओपनिंग करते हैं ब्लैडर में। ओपनिंग क्या करेंगे अपन ब्लैडर में, कि पहले एब्डोमेन के ऊपर एक इंसिजन लगाएंगे और एब्डोमेन के थ्रू होते हुए अपन ब्लैडर में जाएंगे और ब्लैडर से जो है वो अपन क्या करेंगे प्रोस्टेट को रिमूव करेंगे। तो इसके अंदर जो सुप्रा प्यूबिक होती है इसके अंदर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर मेन जो अपना काम क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है रप्चर होगा तो उससे रिलेटेड अपने को सारी चीजें जो है यहाँ पे पता रखनी है। सेकंड वन बात करें तो सेकंड वन जो होती है वो होती है आपकी रेट्रोप्यूबिक। रेट्रोप्यूबिक में अपन जो क्या करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को ना काम में लेकर के प्यूबिक आर्च एंड प्रोस्टेट के बीच से क्या करते हैं कि एक इंसिजन लगाते हैं और इसी के लिए जो है वर्ड यूज में अपन लेते हैं लोअर इंसिजन। सुप्राप्यूबिक में तो अपर इंसिजन लग रहा है और रेट्रोप्यूबिक में क्या लग रहा है, लोअर इंसिजन। और जब भी रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी होती है तो हमेशा यूरिनरी लीकेज की कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो रहता है यूरिनरी लीकेज। पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी तो इसके अंदर जो इंसिजन है अपन किस में लगाते हैं, पेरिनियम। बस तीनों के नाम में एक ही फर्क है कि तीनों की जो है वो इंसिजन की साइट या फिर जो एक्सेस साइट होती है वो अलग होती है। सुप्राप्यूबिक में ब्लेडर के थ्रू जाते हैं, रेट्रोप्यूबिक में जो लोअर सेगमेंट में जाएंगे अपन प्यूबिक आर्च के नीचे से, और पेरिनियल में अपन जो है वो ओपनिंग करेंगे पेरिनियम के थ्रू। हालांकि पेरिनियम जो है वो सबसे कम यूज में होती है, रेट्रोप्यूबिक सबसे ज्यादा यूज में होती है। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी और सुप्राप्यूबिक जो है वो सेकेंडली जो है वो यूज होती है अगर मेजर प्रोसीजर की जरूरत पड़े। और माइनर में बात करें तो TURP एंड TUIP जो है वो सर्जरी अपने को देखने को मिलती है। तो ये था अपना डिजीज TURP सर्जरी। और डिजीज के अंदर जो अपन ने बात की अबाउट द BPH बिना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। द सिम्टम्स इंडिकेटिव ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी आर, कि कौन कौन से जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो फ्रीक्वेंसी हेजिटेंसी स्ट्रेनिंग एंड हिमेचूरिया। तो यही जो अपन ने सारे के सारे जो अपन ने डिस्कस किए हैं देखिएगा, तो सही आंसर इसका जो आपका हो जाएगा E। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है आपका, a client is admitted with the diagnosis of BPH, which symptoms is least likely to be present in the client। अब देखिएगा least likely यानी कि सबसे कम कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा।
तो देखिएगा अपने बात किया है कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, तो अपने बात किया है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ड्रिबलिंग एंड हेजिटेंसी होता है, ड्रिबलिंग भी होता है। डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन, यूरिन का जो है फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पस जो है वो सबसे कम अपने को देखने को मिलेगी, तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा लिस्ट लाइकली लिखा है, यानी कि सबसे कम क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, तो अभी अपन ने बात की थी कि जब भी अपन रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी करते हैं तो यूरिनरी लीकेज होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो है वो ब्लैडर को जो है वो रप्चर या ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो यूरिनरी लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी का जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो साइड इफेक्ट की बात करें तो वो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सबसे ज्यादा जो अपने को देखने को मिलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नेक्स्ट वन है द फॉलोइंग आर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर प्रोस्टेक्टोमी एक्सेप्ट, कि कौन सी जो है वो नहीं होगी दिक्कत। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लेकिन रेजिडुअल यूरिन, अब रेजिडुअल यूरिन क्या होता है कि यूरिन पास आउट करने के बाद में जितना अमाउंट जो है वो यूरिन बचता है ब्लैडर में, उसको रेजिडुअल यूरिन बोलते हैं। और ये कब रहेगा, जब यूरिथ्रा का रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन। तो जैसे ही अपन सर्जरी करेंगे तो यूरिथ्रा का ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा, और जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हटेगा तो उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अच्छे से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एम्प्टी होगा, और यूरिनरी रेजिडुअल यूरिन होने के चांसेस सबसे कम रहेंगे। नेक्स्ट वन है Mr. X is to have a suprapubic prostatectomy. In this procedure, the gland is approached through suprapubic। तो suprapubic में अपन ने बात की है कि suprapubic में अपन जो किसके थ्रू जाते हैं, ब्लैडर के थ्रू, पेरिनियल के अंदर जाते हैं, पेरिनियम के थ्रू, और प्रोस्टेट आर्च के अंदर जो है वो अपन जाते हैं रेट्रोप्यूबिक के थ्रू। तो ये जो चीज आपको याद रखनी है कि सुप्राप्यूबिक में जो ओपनिंग किसके थ्रू करते हैं अपन, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी एक्शन इन केस ऑफ ए पेशेंट हु हैड अंडरगॉन ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP हुआ है पेशेंट में, तो क्या करना है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेंगे। तो मेंटेन पेटेंसी ऑफ सिस्टेक्टोमी ट्यूब, इंश्योर पेटेंसी ऑफ इनड्वेलिंग कैटेटर, कीप एब्डोमिनल ड्रेसिंग क्लीन एंड ड्राई। अब अपन ने बात किया था कि जब भी अपन जो है वो TURP करते हैं तो एक 3 वे कैटेटर इंसर्ट कर देते हैं, और कैटेटर को अपने को जो है वो क्या करना है, मेंटेन करना है। तो सही आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट वन बात करें, विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड द प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट हु हैज गॉन अंडरगॉन TURP। TURP हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या रहेगा, तो TURP का अपन ने बोला था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हेमरेज। तो हेमरेज के लिए जो आप क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन बात करें, इंपोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग TURP, की TURP के बाद में जो आपको क्या करना है। तो TURP के बाद में अपन 3 वे कैटेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो है वो क्या करेगा, हेमोस्टेसिस मेंटेन करेगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस को भी कम करेगा। नेक्स्ट वन है द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विथ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरटेंशन। प्री ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन से पहले, एक्सेप्ट क्या नहीं करेंगे ऑपरेशन से पहले। तो देखिएगा कि प्रमोट यूरिनरी ड्रेनेज, एसिडेस डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन, अस्योर न्यूट्रिशन, करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हार्मोनल थेरेपी। तो हार्मोनल थेरेपी अपने को नहीं देनी है। फिनेस्ट्राइड एंड ड्यूट्रेस्ट्राइड, ये जो है वो 2 मेडिसिन होती है, और ये मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है कि DHT के लेवल को जो है क्या करती है, कम करती है। DHT के लेवल को कम करती है, कैसे कम करती है, तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज के ऊपर काम करती है, और उसकी वजह से जो 5 अल्फा रिडक्टेज जो है वो टेस्टोस्टेरोन को DTH के अंदर जो है वो लेस अमाउंट में बदलता है। तो ये जो दोनों है वो ड्रग इसलिए अपन यूज में लेते हैं। तो ये क्या करेगी कि प्रोस्टेट की जो साइज है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। तो उस वजह से जो है वो प्रोस्टेट को जो अच्छे से अपन जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो आपको जो है वो हार्मोनल थेरेपी कभी भी प्री ऑपरेटिव नहीं देनी है। नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे अपने TURP के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन यूटीआई जो है वो ई कोलाई होता है। आपको कोई आधी रात को भी उठा के पूछे कि मोस्ट कॉमन यूटीआई क्या है, तो ई कोलाई है। खूब क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नॉर्सेट 2023 के अंदर क्वेश्चन था कि ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, तो सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस। ठीक है, तो ये जो आपका कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन। लास्ट क्लास में एक वर्डिंग अपन ने बात की थी, कॉलीलिथियासिस। तो कॉलीलिथियासिस जो होता है वो होता है स्टोन ऑफ गॉल ब्लैडर। वहां पे जो है वो शायद गलती से निकल गया था यूरिनरी ब्लैडर का। तो कॉलीलिथियासिस जो होता है वो स्टोन होता है गॉल ब्लैडर का। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस, कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के कौन से जो मैनिफेस्टेशन नहीं है। पेन, फ्रीक्वेंसी,
अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस। तो जब भी यूटीआई होता है तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ड्रिबलिंग, ये सारे के सारे जो चीजें अपने को देखने को मिलेगी। इनकॉन्टिनेंस जो है वो अपने को कभी भी देखने को नहीं मिलता है। विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई? यूटीआई के लिए कौन सी ड्रग यूज नहीं लेते हैं? तो एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक के लेते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के लेते हैं, और मिथेक्सोल जो है वो भी लेते हैं। डायजेपाम, तो डायजेपाम जो है वो आपकी एंजियोलाइटिक ड्रग है, तो इसको जो है वो अपन यूज में नहीं लेते। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो अपन इसको देते हैं, साइकोफार्माकोथेरेपी के अंदर जो इसका यूज में होता है। विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनिटल इन्फेक्शन? कौन सी ड्रग को आप प्रिफर करेंगे? तो जनरली जो है वो अपन ओप्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स, परफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन, चार है आपके सामने। तो यूटीआई के लिए जो है अपन नॉरफ्लॉक्सासिन को जो सबसे प्रायोरिटी देते हैं, हालांकि ऑफ्लॉक्स, ऑर्डिनाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं, लेकिन ये आउटडेटेड ड्रग है। अभी जो अपन यूज में ले रहे हैं वो आपकी नॉरफ्लॉक्सासिन है। फर्स्ट इन यूरिया इज पाईयूरिया। नेक्स्ट वन है पॉलीयूरिया। अगर यूरिन 24 घंटों में 2500 ml से ज्यादा हो जाए तो उसको अपन जो बोलते हैं पॉलीयूरिया। बस यूरिया कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। डिसयूरिया है डिफिकल्टी या पेनफुल यूरिनेशन इज कॉल्ड द डिसयूरिया। नेक्स्ट वन है चाइल्ड विथ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू शो। रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा? तो एक स्पेशल चीज होती है वेसिको यूरेटिक रिफ्लेक्स। अब देखिएगा वेसिको यूरेटिक रिफ्लेक्स जो सही आंसर है इसका, और इसमें होता क्या है? तो जनरली जैसे ही जो यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो मान लीजिएगा कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ब्लैडर के थ्रू जो है यूरिथ्रा है, और ये जो यहाँ से आपके यूरेटर जो है वो जुड़े हुए हैं। ये दोनों आपके यूरेटर जो है वो जुड़े हुए हैं, और यूरेटर आगे जाकर के जो कंटिन्यू हो रहा है आपके किडनी के अंदर। तो ये इस प्रकार से आपका यूरिन सिस्टम है। तो जनरली तो जैसे यूरिनेशन के लिए जाता है तो नीचे की तरफ यूरिन का फ्लो जो है वो क्या होता है? नीचे की तरफ। लेकिन रिकरेंट यूटीआई होगा तो यूरिन नीचे की तरफ ना आकर के क्या हो जाता है? वापस ऊपर की तरफ यूरिन का बैक फ्लो होता है, और उसी को अपन वेसिको यूरेटिक रिफ्लेक्स जो है वो बोलते हैं। एग्जाम के अंदर एक बार वेसिको यूरेटिक रिफ्लेक्स की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या कुछ ये जो है वो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, की कौन से पेशेंट में पोटेशियम नहीं देना है? तो पोटेशियम जब भी याद रखिएगा डिहाइड्रेशन की कंडीशन, या फिर ओलिगूरिया, या फिर जो है वो एनयूरिया की कंडीशन होती है, तब अपन जो है वो कभी भी पोटेशियम नहीं देते हैं, क्योंकि हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत बी एंड सी जो है सही आंसर हो जाएगा। द पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राम, आईवी पाइलोग्राम। अब आईवी पाइलोग्राम होता क्या है? तो देखिएगा ये एक प्रकार का जैसे नॉर्मल एक्सरे होता है वैसे ही एक्सरे होता है, लेकिन इसमें अपन क्या करते हैं कि एक रेडियो ओपेक डाई को जो है वो क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। रेडियो ओपेक डाई को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद में अपन किडनी या रीनल सिस्टम के जो एक्सरे लेंगे, वो आपका इंट्रावेनस पाइलोग्राम जो है वो कहलाता है। तो एक पेशेंट है जिसके अंदर जो है वो इंटरवेंस पाइलोग्राम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरवेंशन, की क्या करेंगे अपन? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, एडमिनिस्टर सेडेटिव, एसेस फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो अपन ने बात किया है कि रेडियो ओपेक डाई जो इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब भी अपन रेडियो ओपेक डाई करते हैं तो अपन हमेशा जो है वो आयोडीन की सेंसिटिविटी को देखते हैं। वो सारे पेशेंट जिनमें सी फूड से रिलेटेड एलर्जी हो, आयोडीन से रिलेटेड एलर्जी हो, उन पेशेंट के अंदर जो अपन डाई नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सीवियरिटी एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें द नर्स accompanies a client who is to have intravenous pyelogram, which reaction if it were to occur should the nurse report to physician immediately? ये पाइलोग्राम कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन होगी तो आपको इमिडिएटली जो है वो पेशेंट को जो है वो सॉरी फिजिशियन को जो है वो इन्फॉर्म करना है। एंजियो एडिमा, ठीक है, एंजियो एडिमा यानी कि जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना कार्डियक वेसल्स के अंदर। ए फीलिंग ऑफ वार्म, फ्लशिंग ऑफ फेस एंड टास्क साल्टी टेस्ट। तो याद रखिएगा जब भी आप डाई इंट्रोड्यूस करेंगे तो पेशेंट में फीलिंग ऑफ वार्म होगा, फ्लशिंग ऑफ फेस होगा, और साल्टी टेस्ट होगा। ये तीनों चीजें हमेशा आपको जो है वो देखने को मिलेगी। एंजियो एडिमा अगर होता है तो ये जो है पल्मोनरी एडिमा कॉज कर सकता है आगे जाकर के, इसलिए आपको ये जो है वो इमीडिएटली क्या करना है? फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट हम बात करें विच पोजिशन इज फेवरेबल फॉर आईवी पाइलोग्राफी। तो याद रखिएगा सुपाइन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, बहुत सारे जो है वो इंपोर्टेंस बनता है, या जितने स्टार आप लगाना चाहें इस क्वेश्चन के ऊपर लगा सकते हैं कि आईवी पाइलोग्राम के लिए कौन सी जो है वो पोजीशन अपन देते हैं, तो सुपाइन पोजीशन जो है वो अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन ए नर्स इज हाईएस्ट ए नर्सेज हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट हु हैज रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी हुई है, वापस वार्ड में आया, आप क्या करेंगे? तो अर्ली यूरिन आउटपुट जो है वो अपन
चेक करेंगे, और अगर ये 30 से 50 ml से ज़्यादा है मतलब कंडीशन सही है, और अगर 50 ml से भी कम है या 30 ml से भी कम है, पर और यूरिन आउटपुट अगर 30 ml से भी कम है तो नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी इन्फॉर्म टू फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर। 30 ml से जैसे ही कम होगा तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर। इंट्रावेसिकल प्रेशर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो प्रेशर होता है उनकी रिलेशनशिप को बताने के लिए जो है वो अपन टेस्ट करते हैं सिस्टोमेट्री। नेक्स्ट वन, सिस्टोमेट्रोग्राम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन को जो असेस करने के लिए जो अपन परफॉर्म करते हैं। बोनीस टेस्ट जो होता है वो अपन परफॉर्म करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए। बोनीस टेस्ट हमेशा परफॉर्म होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए। पेशेंट को चेक किया जाता है जब भी उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कब बढ़ता है, जब वो जंपिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है और उसकी वजह से जो है वो अगर प्रेशर बढ़ रहा है इंट्रा एब्डोमिनल तो उसकी वजह से जो है वो इनकॉन्टिनेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। और इसके लिए टेस्ट अपन परफॉर्म करवाते हैं बोनीस टेस्ट। टेस्ट जो होगा वो आपका कहलाएगा बोनीस टेस्ट। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन थ्रू एन इंटेक्ट यूरिथ्रा एज ए रिजल्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो अभी अपन ने बात की थी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर जो वो अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन बात करें, द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और इन्वायरमेंटल फैक्टर इज मैनिफेस्टेड। कि भैया जो है कॉग्निटिव यानी कि पेशेंट जाना चाह रहा था लेकिन जो है वो बाथरूम तक पहुंचा उससे पहले ही जो है वो क्या हो गया, अगर यूरिन पास आउट हो जाता है तो उसको अपन जो बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट हम बात करें द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इन विच देयर इज कंस्टेंट डिफरिंग ऑफ यूरिन, कंस्टेंट कंटिन्यू जो है वो डिबलिंग ऑफ यूरिन एंड इज एसोसिएटेड विथ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड इन स्मॉल अमाउंट। तो इस प्रकार के इनकॉन्टिनेंस को अपन बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन थे यूरिनरी सिस्टम के। तो यहीं पे अपना जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है वो खत्म होता है। यूपीपीएससी के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो इंपॉर्टेंट जितनी भी डिजीज इसके अंदर आती थी उनको अपन ने कवर कर लिया। अपन ने जो पूरा का पूरा जो है वो रीनल मेडुला रिडन कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद में अपन ने जो है वो पूरे के पूरे नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया है, रीनल फेलियर के बारे में डिस्कस किया अपन ने, रीनल स्टोन के बारे में किया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में किया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में किया है एंड बीपीएच के बारे में किया। और इन्हीं इनसे बाहर जो आपका कुछ भी जो है यूरिनरी सिस्टम में जाने के जो चांसेस नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो पसंद आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट वन टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके बता दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस प्लेटफॉर्म का जो फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम के अंदर डेफिनेटली जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो फायदा मिलेगा। तो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।